हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में, जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। राइट, ये वर्ब का ही टाइप है। ऑक्सिलियरी वर्ब कई प्रकार के, मतलब 2 से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी होता है और तीसरा सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी होता है। आज हम जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, राइट, जो कि टेंस बनाने के काम में आता है, जिसमें 3 होता है, बी, डू एंड हैव। केवल ओनली 3 होते हैं। इनका फॉर्म चलता है, जैसे प्रेजेंट में बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, एंड डू का उसी प्रकार से डू, डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में। हैव का हैज एंड हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। एक चीज ध्यान रखना होगा, ये तीनों जो है मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। हमें पता होना चाहिए कब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे इनका अपना मीनिंग होगा, लेक्सिकल मीनिंग होगा। लेकिन जब ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर ये इनका फंक्शन होगा तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा, केवल ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये हेल्प करेंगे। राइट, और ये टेंस मार्कर के रूप में भी ये हमें, मतलब टेंस बताएंगे कौन सा टेंस है। राइट, तो अगर हम देखें, अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी का फर्स्ट फॉर्म में आपका इज, आर आ जाता है, जैसा कि पहले भी बताया हूं। सेकंड फॉर्म में वॉज एंड वर आ जाता है। थर्ड फॉर्म में आपका अगर बी की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो बी का आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आर या बी कह लो आप, V2 में was या वर कह लीजिए आप, थर्ड फॉर्म में आपका बीन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में आपका BEING बीन हो जाता है, फिफ्थ फॉर्म में इज हो जाता है, और एम जो है आप इधर ही रख सकते हैं। राइट, अब आगे हमें देखना है, उसी प्रकार से डू का होता है। डू आपका यहाँ पे हो जाएगा, डिड यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में डन आ जाएगा, DONE, और फोर्थ फॉर्म में डूइंग हो जाएगा। राइट, और फिफ्थ फॉर्म में डज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में केवल 2 ही फॉर्म इसका लिया जाता है, 3 फॉर्म, डू, डज एंड डिड। राइट, हैव का उसी प्रकार से अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए हैव का, तो हैव ही होता है। सेकंड फॉर्म में इसका हैड हो जाता है, थर्ड फॉर्म में इसका हैड ही हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में इसका हैविंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म में इसका हैज हो जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो केवल ये 3 का हम लेते हैं। राइट, और मेन वर्ब में इन सभी का हम फॉर्म यूज करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह लेना है तो हमें आर, इसका वाज, वर और इज और एम और बीइंग, ये सब हम लेते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट हमें फॉर्म्स की जानकारी मिल गई कि ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होते हैं, बी, डू एंड हैव। ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं, मेन वर्ब की तरह भी होता है। जब ये मेन वर्ब होता है तो मीनिंग होता है, उनके सारे फॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म तक। ऑक्सिलरी फॉर्म्स होता है तो केवल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है, टेंस मार्कर्स की तरह इनका ट्रीट किया जाता है। अब दूसरे में हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। यहाँ पे बी देखिए, बी का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे ये लेक्सिकल फॉर्म है, क्योंकि इसका मीनिंग हो रहा है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे बी का मतलब होना या बनने के सेंस में होता है। राइट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। राइट, तो बी का बिकम वाला मीनिंग आ जाता है। ही इज अ बिजनेसमैन, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नहीं है, मेन वर्ब की तरह आपके यहाँ फंक्शन कर रहा है, और ये प्रोफेशन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? प्रोफेशन को बता रहा है। यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज है। राइट, यहाँ पे देखेंगे दे आर वर्किंग, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेन वर्ब है, ING फॉर्म, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब का ये है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है। अब जैसे कि उदाहरण दे दूं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का, जैसे प्रिंसिपल मेन होते हैं उसी प्रकार मेन वर्ब जो होता है वो मेन होता है, मेन वर्ब जो होता है मेन होता है। राइट, अगर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों हो
तो मेन जो लीड रोल में होगा वो प्रिंसिपल ही होगा, वाइस प्रिंसिपल केवल हेल्प करेगा। जिस प्रकार से इसीलिए इसको भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्प कैसे करता है, स्ट्रक्चर बनाने में इसका हेल्प कर रहा है। किस प्रकार के स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के लिए ये हेल्प कर रहा है। ये टेंस मार्कर है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है और ये केवल वाइस प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल का काम कर रहा है तो वाइस प्रिंसिपल, लेकिन वो प्रिंसिपल बन चुका है, एक्शन उसका वही है। सेम उसी प्रकार से ये मेन वर्ब की तरह ये फंक्शन कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब की तरह फंक्शन करके ये मीनिंग, किस प्रकार के मीनिंग को बता रहा है, प्रोफेशन को, कि ही इज अ बिजनेसमैन, मतलब उसका कौन सा प्रोफेशन है, बिजनेसमैन का है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसके बाद कोई मेन वर्ब होता है तभी हम समझेंगे कि वह हेल्पिंग वर्ब की तरह है। अदरवाइज इन दोनों केसेस में हम समझेंगे कि वह केवल और केवल मेन वर्ब है और उसका मीनिंग होता है। राइट, आगे हम चलते हैं थर्ड में, ही डज हिज होमवर्क और ही इज डूइंग हिज होमवर्क। तो ये डू डज डिड वाला यूज है। तो ही डज हिज होमवर्क, तो यहाँ पे डज का मीनिंग है करने के सेंस में है कि वह अपना काम होमवर्क करता है। तो यहाँ करने के सेंस में है। तो डू का मीनिंग जब लैक्सिकल मीनिंग हो, जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है करना। राइट, तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये जो है ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन ही इज डूइंग, यहाँ पे भी मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वह अपना होमवर्क कर रहा है, तो यहाँ पे भी करने के सेंस में इसका मीनिंग आ रहा है। लेकिन ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, तो यहाँ पे वह अपना काम नहीं करता है, तो डू का मतलब करना हो गया, लेकिन इस डज का मतलब कोई नहीं हुआ, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे भी डज ही डू हिज होमवर्क, ये मेन वर्ब है और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। अब कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज और सिंपल पास्ट में डिड। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ये केवल डमी है। राइट, और ये केवल ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज होता है। देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए यूज हुआ है, यानी नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव मतलब इसके पहले सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। अगर पास्ट बनाना है तो डिड लगा दीजिए, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क या डिड ही डू हिज होमवर्क। राइट, राम डज नॉट गो टू स्कूल या राम डिड नॉट गो टू स्कूल। आप ऐसे कर सकते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट में। यानी अगर मैं कहूं पास्ट में कि ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं करता था, लेकिन प्रेजेंट में हो गया तो अपना काम करता है। ही डज नॉट, सॉरी, वो अपना काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, प्रेजेंट की बताया जा रहा है कि वो अपना काम नहीं करता है। और अगर पास्ट हो जाए ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, तो पास्ट का बताया जाएगा कि वो अपना काम नहीं करता था। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो मीनिंग होता है डू डज डिड वाले का, यानी डू वाले फॉर्म का, वह होता है रिपीटेशन को हटाने के लिए, दोहराव जो होता है उसको हटाने के लिए, जो प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब है। जैसे कोई पूछता है डू यू नो हिम, यस आई डू, तो यहाँ पे अगर पूरा कहें तो क्या हो जाए, यस आई नो हिम। तो नो को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, मतलब नो को मतलब दोबारा लिखने से बचने के लिए डू का यूज किया गया है। डज शी सिंग्स वेल, सॉरी सिंग होगा यहाँ पे, डज शी सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाती है, यस शी डज। तो ये डज जो है वो आपके सिंग के लिए आया हुआ है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो डू डज यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं ये रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, यूज टू एम्फेसाइज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तीसरा और चौथा के अलग मीनिंग है, हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ रहे होंगे। ये किसी चीज पे एम्फेसाइज यानी जोर डालने के लिए होता है। कौन से पे? केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव स्टेटमेंट को यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एम्फेसाइज बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या लगा करके? डू डज प्रेजेंट में, डीड पास्ट में। जैसे ही नोज इंग्लिश, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन ही डज नो इंग्लिश, जिसके पहले डज लग गया ना, तो जब डू डज डीड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, भले ही फिफ्थ फॉर्म क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हो जाता है एम्फैटिक स्टेटमेंट बन गया। और इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है, अरे वो अंग्रेजी जानता तो है, वो खाता तो है, वो पढ़ता तो है, तो यहाँ पे हिंदी में लगा होता है जोरदार बनाने के लिए।
इसको कहे तो ही नोज इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है, और डज लगा दिया तो इंग्लिश जानता तो है, राइट। ही डिड सी मी, वो मुझसे मिला तो था, राइट। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसी का अगर डीड में बनाना चाहते हैं पास्ट में तो यही हो जाएगा, ही न्यू इंग्लिश, मतलब KNEW हो जाएगा, तो हो जाएगा ही डिड नो इंग्लिश। ही डिड नो इंग्लिश मतलब वो अंग्रेजी जानता तो था, राइट। ही डिड सी मी, वह मुझसे मिला तो था, तो ये आपका पास्ट टेंस में आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन ध्यान रहे केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। इंपैरेटिव सेंटेंस में भी होता है जब हमें किसी रिक्वेस्ट या इनविटेशन को और ज्यादा पर्सुएसिव बनाना होता है, किसी को राजी करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, नहीं मान जाए, तो उसके लिए भी हम डू का यूज करते हैं। जैसे कम आ जाओ, डू कम, आइए ना, राइट, जरूर आइए आप। तो एक तरीके से हम रिक्वेस्ट करने के सेंस में रिक्वेस्ट को और पर्सुएसिव बना रहे हैं ताकि वो व्यक्ति राजी हो जाए, राइट। उसको पर्सुएट कर रहे हैं, उसको राजी कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी हम डू का यूज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा और ज्यादा पोलाइट ये आपका हो जाता है, राइट। क्लियर? सो डू कम, आइए ना, कम आइए ना, तो यहां पे इस सेंस में ये मीनिंग इसका होता है। अब जो लास्ट वाला है वह है हैव का यूज। जैसा कि हमने देखा बी का समझ गए, डू का समझ गए, हैव का समझना है। हैव का क्या होता है, दो डिफरेंट सेंसेस में इसका यूज होता है। एक होता है एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसका मीनिंग ये होता है पोजीशन, राइट। हम कुछ चीज रखने के सेंस में यूज करते हैं तो इसका पोजीशन आपका यूज हो जाता है। जैसे वी हैव 4 cows, राइट, हमारे पास 4 गायें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वी हैव 4 cows मतलब हमारे पास 4 गायें हैं, ये दिखा रहा है पोजीशंस को, राइट। और यहां पे ध्यान रखना है ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है। और इस सेंस में इसका मतलब ये हो जाता है पोजीशन, राइट। और उस सेंस में इसका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनता है डू या डज लगा के बनता है। डू लगा के, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू हैव काउस, वी डोंट हैव 4 cows। तो डू या डज लगा करके हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। तो डू यू हैव काउस नेगेटिव हो जाएगा वी डोंट हैव 4 cows, राइट। तो यहां पे हमें ये चीज समझना है। लेकिन एक चीज और है कि कुछ ग्रामरियंस ऐसा भी सोचते हैं कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह सोच करके इसका जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, जस्ट हैज या हैव को पहले निकाल देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं आई हैव अ पेन, तो वहां पे कर देंगे वो हैव आई अ पेन, राइट। तो वहां पे कुछ ग्रामरियंस करते हैं। और दूसरा चीज ऐसा होता है नेगेटिव बनाने के लिए, आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, राइट। आई हैव अ पेन और आई हैव नॉट अ पेन। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचे कि हैव जो है मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उस सिचुएशंस में आपका जो है डू या डज का यूज करके हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसे आई डोंट हैव अ पेन, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। लेकिन ऐसे जो कुछ लोग समझते हैं कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, तब उसको हम बाहर निकाल देते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और उसके बाद नॉट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आप ये कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा कि हैव जो है और मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक चीज और बता दूं कि डू वाला जो कंस्ट्रक्शन है, डू या डज की सहायता से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, ये अमेरिका में प्रचलन बहुत ज्यादा है। और इस कारण से चूंकि जो हैव वाला जो बताया कंस्ट्रक्शन जो पहले निकाल देते हैं और हैव से नेगेटिव बनाते हैं, ये ब्रिटिश में है। लेकिन आजकल अमेरिकन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी हर जगह डू का ही कंस्ट्रक्शन ज्यादा मतलब लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम डू वाला कंस्ट्रक्शन का यूज करें। लेकिन ये नहीं है कि हम हैव वाला भी हम गलत हो जाएगा। लेकिन यही है कि जो हम कॉमन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उस पर ज्यादा हमें ध्यान देनी चाहिए। दूसरा चीज है कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है, कब? परफेक्ट टेंस में। जैसे हैव या हैज या हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो आई हैव टॉट, मैं उसे पढ़ा चुका हूं, मतलब क्या है कि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगा है। ही हैज टेकन माय पेन, उसने मेरा पेन ले चुका है, थर्ड फॉर्म लगा है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। हैज ही टेकन माय पेन, इसलिए इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज को बाहर कर दिया गया है, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट के
पहले नॉट इसके बाद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये प्योर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब इसका नेगेटिव पास्ट टेंस बनाने के लिए हैड लग जाएगा, वी हैड 4 cows, और फिर इसका यहां पे डिड हो जाएगा, डिड यू हैव cows? वी डिड नॉट हैव या वी डिडंट हैव 4 cows, राइट। यहां पे हो जाएगा आई हैड टॉट या ही हैड टेकन माई पेन या डिड ही हैड ही टेकन माई पेन। लेकिन इसका जो पास्ट बनाएंगे पास्ट टेंस, वहां पे सिंपल पास्ट भी बन सकता है, पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या 2 एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा एक्शन पहले हुआ कौन सा एक्शन बाद में हुआ। इसलिए इसका पास्ट टेंस बनाने के लिए मैं हैड का नहीं कहूंगा, प्रीफर करूंगा। यहाँ पे डिड भी आ सकता है, मतलब सेकेंड फॉर्म भी आ सकता है। आई हैव टॉट का आई टॉट भी हो सकता है या आई हैव टॉट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कस कर चुका हूं और बता भी चुका हूं। आप अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए, टेंस के ऊपर बना हुआ है। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई आपको दिक्कत होती है, कुछ अगर पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।